हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं और इन प्रश्नों का जो है वो उत्तर जानते हैं। उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के हर लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जीवों के अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा और वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जीवों के विभिन्न अंगों और अंग तंत्रों का नियंत्रण और समन्वय क्यों जरूरी है। तो वो अच्छे से कार्य कर सकें, ठीक है, उनका कार्यों का जो संपादन है वो व्यवस्थित ढंग से हो, कार्य जो है वो समय पर हो, इसके लिए समन्वय और नियंत्रण जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, तो आप ये उत्तर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ही लिख लेंगे। ठीक है, देखिए लिखने को तो आप यहाँ से भी यहाँ तक लिख सकते हैं लेकिन आपको लघु लिखना है। ठीक है, सबसे पहला तो कारण ये, और दूसरा कि आपको एक सटीक जवाब देना। सिर्फ ये लिख देने से कि नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है, वैसे तो एक लाइन से भी ये स्पष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि कुशल संचालन मतलब कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि बिना नियंत्रण के अंगों के जो कार्य हैं वो उनके कार्य करने का समय क्या होगा, वो एक नहीं होगा और वे व्यवस्थित ढंग से अपना कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो है उनका जीवों के जो विभिन्न अंग हैं, जो अंग तंत्र हैं, उनका समन्वय और नियंत्रण क्यों जरूरी है। तो वो जितने भी कार्य हैं, विभिन्न कार्य, अलग अलग कार्यों के कुशल संचालन के लिए इनका समन्वय और नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता को बताइए। तो जिब्रेलिन्स जो है वो पादप हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिब्रेलिन्स का जो उपयोग है वो कह रहा है कि कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इनके उपयोग से वृहत आकार के जो फल होते हैं एवं फूलों का जो उत्पादन होता है वो किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सिन की तरह सहायक होते हैं। तो आपको बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ऑक्सिन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो जो ऑक्सिन होता है उसकी उत्पत्ति पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है कि पौधों के स्तंभ शीर्ष पर यानी स्टेम टिप पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायता करते हैं। तो आपसे बेसिकली ये पूछा है कि ऑक्सिन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो पौधे के स्तंभ शीर्ष पर मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक यानी स्तंभ शीर्ष पर होती है, लेकिन आप जो है वो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर भी आपको यहीं पे मिलेगा। ये देखिए, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब कि आपने पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर भी आप नहीं आए हैं, लाइव क्लासेस भी आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि लाइव क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, डिटेल में ये चैप्टर को पढ़ाया है। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जा कर के ज़रूर देखिएगा। चैप्टर पढ़ने से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बेसिकली
वैसे तो चैप्टर से ही सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उत्तर भी आपको चैप्टर में ही मिलेगा, लेकिन आप चैप्टर पहले जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो आपका प्रश्न उत्तर जो है वो आसानी से बनता चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है लाइव क्लासेस में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर इन डिटेल्स। ठीक है, यानी बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उन सबका डिटेल जो हमने पढ़ाया है लाइव क्लास में, उसका आपको लिंक नीचे जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मिल जाएगा। और ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आने वाली जो भी क्लासेस है वो लाइव क्लासेस में आप लोग ज़रूर जुड़ा करिए। ठीक है, तो लाइव क्लासेस में जुड़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम आपको मैथ की, साइंस तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबके वो सारे इम्पॉर्टेंट का उत्तर प्रश्न और उत्तर दोनों साथ में बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे वृद्धि नियंत्रक पदार्थ की, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है, लेकिन ये किसे कहा जाता है उसके लिए हमें यहाँ से ही समझना होगा। तो पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। एग्जाम में आता है कि फाइटो हार्मोन क्या है या पादप हार्मोन क्या है। बेसिकली पादप हार्मोन ही पूछता है, लेकिन फाइटो हार्मोन भी कभी कभी आ जाता है। आगे कह रहा है कि ये पौधों की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। ठीक है, कौन? पादप हार्मोन। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। यानी कि संश्लेषण का जो स्थान होता है वो क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। ठीक है, और विसरण के द्वारा जो है वो उस क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, तो उन्हें भी हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, उन्हें भी हम लोग वृद्धि नियंत्रक पदार्थ ही कहते हैं। लेकिन वो जो होते हैं वृद्धि नियंत्रक पदार्थ, वो बहुत से जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो पौधे से उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन वो पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि पादप हार्मोन का कार्य क्या है? पौधों के विभिन्न अंगों में लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि करना, अनेक उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित एवं प्रभावित करना। ठीक है, तो वही कार्य ये भी करते हैं, लेकिन ये कार्बनिक यौगिक जो है वो पौधों से उत्पन्न नहीं होते। तो आपको यहाँ से पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पादप हार्मोन जो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, जो पौधों की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसी तरह बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं लेकिन पादप हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहा जाता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बोल करके बताया है, बिल्कुल वही लैंग्वेज आप लोग वीडियो को रोक रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिएगा, फिर सुनिएगा, फिर वीडियो पॉज करिएगा, फिर लिखिएगा। ठीक है, और नहीं तो आप ये वाला लैंग्वेज भी मतलब यानी बुक में जो दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो पौधों पर क्या असर होगा? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। यदि स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। यह प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो आपको ये नहीं बताना है कि ऑक्सिन किस चीज़ में उत्पादन में सहायता करते हैं, आपको ये बताना है कि स्तंभ का शीर्ष काट देने से क्या होता है। तो स्तंभ का शीर्ष काट दिया जाए तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि कोशिका दीर्घन के द्वारा ये ऑक्सिन तने की वृद्धि में सहायक होते हैं, और जब लंबाई में वृद्धि रुकती है तो क्या होता है? पार्श्व शाखाएं निकलने लगती है। ठीक है, तो ये प्रश्न का जो प्रश्न है आपका, उसका ये उत्तर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? साइटोकाइनिन जो है वो क्या है हमारा?
वो भी एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइटोकाइनिन, है ना। तो साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन में, तो साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने नहीं देते हैं। यानी कि जिसके कारण पौधे जो है वो हरे दिखाई देते हैं, यानी जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो वो नष्ट नहीं होने देते हैं ये जो साइटोकाइनिन होते हैं वो, ठीक है। और इससे क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं बहुत लंबे समय तक हरी रहती हैं और ताजी बनी रहती हैं, ठीक है। फल और बीजों में इनकी सांद्रता अधिक रहती है। तो यहाँ से यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी तक मैंने जितने प्रश्नों के उत्तर बताए हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं, आपने वो पौधा देखा है जिसको टच करने पे वो तुरंत सिकुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ऐसी होती हैं छुई मुई की पत्तियां, पौधे हैं ये, ठीक है। और ये है उनकी लीफ, ये है उनकी पत्तियां, ठीक है। तो इस पत्ती को जब आप जैसे ही टच करेंगे ना, बिल्कुल उंगली का ये वाला जो पार्ट है इसको एकदम ऐसे हल्का सा भी उस पे लगाएंगे ना, तो ये तुरंत इस तरह से बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये तो छुई मुई का पौधा हमने आपको दिखा दिया है, मेरे यहाँ पर था भी बट अब नहीं है। चलिए, तो कह रहा है कि छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो किस गति को दर्शाती हैं और हमारी टांगों की जो गति है, यानी हमारे पैर की जो गति होती है उससे वह कैसे भिन्न है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो सटीक हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, मैंने लिख के तैयार रखा है क्योंकि इसका उत्तर जो है वो बुक में सिर्फ छुई मुई की पत्तियां की गति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको इसका सटीक उत्तर जो है वो दे देते हैं कि इसका सटीक उत्तर क्या होगा। तो 7 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप लोग लिखेंगे कि पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, ठीक है। हमने आपको बताया था छुई मुई की पत्तियों को छूने से उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है, ठीक है। तो एक चीज बता दें कि ये समझने के लिए हमने आपको लिखा है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से लिखना है कि छुई मुई की पत्तियों को छूने से उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है, यह पौधे उद्दीपन के खिलाफ तुरंत अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की गति का पौधे की वृद्धि से कोई संबंध नहीं है, ये उनमें होने वाली तुरंत की गति है, इंस्टेंट जो है वो उनमें गति होती है। लेकिन इस प्रकार की गति का जो पौधे की वृद्धि होती है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब छुई मुई की पत्तियों को हम छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती हैं, जिससे ये अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती हैं। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि जब आप उसको टच करेंगे ना तो वो बंद होने के साथ नीचे झुक जाएगी, जैसे लगेगा ना कि हम लोग कहते हैं कि पौधे जो है वो सूख गए हैं। पौधों में जब पानी नहीं डालते हैं तो पत्तियां कैसे मुरझा जाती हैं, तो वो वैसी ही होती है। वो जैसे ही आप उसको टच करेंगे ना तो वो आपस में सारी पत्तियां बंद हो जाएंगी और बंद होने के बाद वो नीचे की ओर झुक जाएंगी, ठीक है। चूंकि पौधों में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, इसके विपरीत मानव में जटिल पेशीय और तंत्रिका नियंत्रण होता है। मानव में 2 तरीके का नियंत्रण होता है, एक रासायनिक और दूसरा तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिकीय नियंत्रण। इसलिए हमारी टांगों का नियंत्रण तंत्रिका द्वारा होता है जो उसकी गति से काफी भिन्न है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 7 का। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। तो प्रकाश अनुवर्तन जो है वो आपसे पूछा है, ये देखिए ये रहा प्रकाश अनुवर्तन, लिखा है ना प्रकाश अनुवर्तन का प्रदर्शन। प्रकाश अनुवर्तन होता क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश अनुवर्तन। इसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं, ठीक है। पौधे के जो अंग होते हैं वो कहाँ गति करते हैं,
प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति जो है वो तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। जड़ जो होता है प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करता है। अब आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा गत्ते का बक्सा लिया है, यानी कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है वो लिया गया है। ठीक है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है और यहाँ पे क्या किया गया है, इसके ऊपरी ढक्कन को एक किनारे में काट कर चौकोर खिड़की जैसा बना लेना है। ये देखिए बना हुआ है। उसी प्रकार दूसरी खिड़की भी हमें बना लेना है। एक छोटे गत्ते को लेकर एक किनारे में इसी प्रकार की दूसरी खिड़की, ये ठीक है। और दोनों कटा हुआ भाग विपरीत जगहों में रखना है, एक इस साइड तो एक इस साइड। अगर ये इधर हम लोग कट करते हैं तो ये वाला इधर रहता। ठीक है। गमले के साथ एक पौधे की इस बक्से के नीचे, पौधे को इस बक्से के नीचे रखकर बक्से को पूर्ण रूप से इस प्रकार बंद कर दे कि प्रकाश सिर्फ ऊपर कटी हुई खिड़की से ही प्रविष्ट हो, यानी पूरा इसे पैक कर देना है। ठीक है। कुछ दिनों बाद जब आप बीच वाली खिड़की जो होगी वहां से देखोगे, ठीक है, खिड़की से ही आप वहां पे देखोगे तो पौधा जो होता है वो बीच वाली खिड़की की ओर मुड़ेगा। ठीक है, इस तरफ देखिए, यहाँ पे पूर्ण आपको दिख रहा है कि जड़ जो है वो कहाँ से गया, यहाँ से निकल के इधर साइड आ गए। तो आप सोचिए कि ये कितनी अलग चीज है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पौधों में होने वाली प्रकाश अनुवर्तन की पुष्टि ये करता है, यानी उसको जहाँ से लाइट मिल रहा था वो उधर की ओर निकल रहा था। और आपसे क्या बोला कि ये प्रकार, इस प्रकार की जो गति होती है वो तने या फिर तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसका जो तना है वो किधर जा रहा है, लाइट की ओर, जिधर से उसको प्रकाश मिल रहा था उधर वो अनुवर्तन कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश अनुवर्तन, जो प्रश्न था हमारा उसका उत्तर। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के तंत्रिका, सॉरी फ्रेंड्स, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। तो जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका काम जो है वो पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना या उद्दीपन, जिसको इंटरनल स्टिमुली कहते हैं, जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि। ठीक है, ये आंतरिक संवेदना है या उद्दीपन। ठीक है, बाह्य संवेदना या उद्दीपन कहते हैं भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक, ठीक है, या विद्युतीय प्रभाव को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि तंत्रिका तंत्र का क्या काम है, विभिन्न प्रकार की आंतरिक संवेदना और बाह्य संवेदना, ठीक है, इसको ग्रहण करने और शरीर के विभिन्न भागों में उनका संवहन करने तथा संवेदनाओं की जो प्रतिक्रिया होती है उसको व्यक्त करने के लिए अंगों को ये प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये होगा आपका अगले प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं तथा ये किन किन रचनाओं से बने हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो हम आपको लिख के बता देते हैं। देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग निम्न हैं। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं कि 3 मुख्य भाग हैं। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि किन किन रचनाओं से बना है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आप लिखेंगे कि यह मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से बना है। ठीक है, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो कपाल और मेरु रज्जु से बना होता है। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो कि मस्तिष्क और कुछ मेरु रज्जु का बना होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। ब्रेन का इम्पोर्टेंट काम जो है वो कह रहा है
लिखने को। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है मस्तिष्क के कार्य, दिख रहा है। आवेग ग्रहण, ग्रहण किए गए आवेग की अनुक्रिया, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन। ठीक है, और अगला है यहाँ पे सूचनाओं का भंडारण। ठीक है, तो ये चार जो है आपका, ये चार महत्वपूर्ण कार्य हैं मस्तिष्क के। ठीक है, चूंकि आपसे लघु उत्तरीय में पूछा है तो सिर्फ आप इनके बारे में लिख देंगे, अगर दीर्घ में पूछता तो आप इसको डिटेल में दे सकते थे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुंचते हैं, विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उनकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं तक लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे का जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो निर्देश वो दिया है तो मस्तिष्क द्वारा निर्गत आदेश या निर्देश वो क्या करता है, फिर प्रेरक न्यूरॉनों द्वारा अभिवाही अंगों जैसे पेशियों और ग्रंथियों में पहुंचते हैं, और फिर अभिवाही अंग इन्हीं निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। तो आपको लघु है, अगर आप लिखना चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा है नहीं, आप लिख ही दीजिएगा इसको। ठीक है, पहला से लेकर के चौथा तक जो हमारा है सूचनाओं का भंडारण तक। ठीक है, ये सूचनाओं का जो भंडारण है ये भी आप यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए सूचनाओं का भंडारण, तो यहाँ तक आप लोग इसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। तो यहाँ पे है मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र और पाई जाने वाली ग्रंथियाँ। तो ये सारी ग्रंथियों का नाम लिखना है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं, और छठा जनन ग्रंथियां जिसमें आपको अंडाशय और वृषण लिखना है। ठीक है, ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, तो ये सारे पाराथायराइड अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो कि यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं, आपको लिखना है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, गोनैड्स, ओवरी एंड टेस्टिस, जो कि जनन की ग्रंथि हैं। जो जनन ग्रंथियां हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्यों कहलाती है। देखिए ये है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, यह कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। यह मस्तिष्क के अधर तल के मध्य में एक वृत्त द्वारा संबंध रखती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनका भी नियंत्रण करती है। आ रही है बात समझ में। ये जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इम्पॉर्टेंट होंगी, ठीक है, अन्य जो भी इम्पॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका भी ये नियंत्रण करती है, यानी कि ये उनको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो इसलिए इससे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, कई बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया हुआ है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को और क्या कहा जाता है, या मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग लगा देंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न का सबसे लास्ट प्रश्न जो है हमारा वो देख लेते हैं। ये सबसे लास्ट प्रश्न है। ठीक है, जो कि है हार्मोन जो है वो हार्मोन थायरॉक्सिन, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य में ये जो थायराइड ग्रंथि है ये द्विपिंडक रचना होती है। ग्रंथि श्वास नली या ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। इस ग्रंथि के दोनों पिंड स्थमस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े। इस ग्रंथि का स्राव थायरॉक्सिन है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि का स्राव क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस हार्मोन में
आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरॉक्सिन का महत्व क्या है? तो थायरॉक्सिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपापचय का नियंत्रण करता है, अतः यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका क्या महत्व है, ये आपका यहाँ पे हो गया है। और एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वो कम बनता है, कब? आयोडीन जो होता है उसकी कमी से। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नमक होते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं उसमें आयोडीन होता है। जब आयोडीन की कमी होगी हमारे शरीर में, उससे हमारा क्या होता है, एक गलगंड घेंघा रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी दिया है कि थायरॉक्सिन की कमी से जो है वो क्या होता है, ये चीज़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि आपने नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ अवश्य देखा होगा। लेकिन आपसे इस प्रश्न में थायरॉक्सिन हार्मोन का क्या महत्व है ये पूछा है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लिख देंगे। तो इसका उत्तर, सबसे लास्ट वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि का ये पूरा पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि घेंघा रोग के बारे में भी कई बार जो है वो एग्ज़ाम में आ चुका है। ग्वाइटर, जिसे हम लोग गलगंड कहते हैं, इसके बारे में भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो वैसे तो आप कह लीजिए कि पूरा चैप्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे चैप्टर बायोलॉजी के, मैथ के, साइंस के सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ में से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आता है, कुछ में से सब्जेक्टिव ज़्यादा आता है। बस आपका एक ही काम है कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। तो आपसे ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, आप लोग आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स जो है वो ला पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल यहाँ पे 14 प्रश्न थे, 14 प्रश्न के उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इस सैटरडे को मैं सोच रही हूँ कि इसी चैप्टर का अति लघु, लघु और दीर्घ, यानी इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही क्लास में हो जाए, लाइव क्लास में। ठीक है, तो वन शॉट में ये सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो हम लोग करेंगे। तो वैसे तो हम पार्ट बाय पार्ट करके आपको दे ही रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को जो है वो इसका वन शॉट जो है वो करवा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वन शॉट के लिए बोलते हैं कि वन शॉट में सारे प्रश्नों का उत्तर वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं एक कम्युनिटी करती हूँ और फिर देखते हैं कि बच्चों का क्या उस पर रिएक्शन आता है, कितने बच्चे जो है वो इसके लिए हाँ कहते हैं। अगर ना भी कहेंगे तो भी मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सैटरडे को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वन शॉट होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घोत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।